अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूँ अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि आगाज़ में हम इस वक्त फ़लस्तीन के मामले पर बात करें। अक़वाम मुत्तहिदा में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में करारदाद मंजूर कर ली गई है। इसराइल पर शदीद तनकीद इस सारे मामले पर आई है, लेकिन इस वक्त इसराइल का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है। हम देख रहे हैं कि मुसलसल हलाकतें हो रही हैं और इसराइल अब इस बात पर तुला हुआ है कि वो मुकम्मल तौर पर हमास को या कह लीजिए कि साथ साथ फ़लस्तीन को भी ख़त्म करेगा। जिस तरीके से बमबारी हो रही है और अब यूनिसेफ के हवाले से कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं। हज़ारों की तादाद में इस वक्त हलाकतें हैं और हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग ज़ख्मी हैं। इस वक्त इंटरनेट की बंदिश है, मोबाइल सर्विस की बंदिश है, वहाँ पर किसी से भी एक दूसरे का रब्ता मुमकिन नहीं है और खाने पीने की अशिया की या पानी की शदीद किल्लत का भी वहाँ पर लोगों को सामना है। लेकिन इस करारदाद जो अक़वाम मुत्तहिदा ने मंजूर की या मुज़म्मती बयानात जितने भी हैं दुनिया के, या जिस तरह से भी दुनिया इसराइल को समझाने की कोशिश कर रही है, वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और मुसलसल गज़ा पर बमबारी की जा रही है। और इस वक्त सैकड़ों की तादाद में तैयारे हैं जो मुसलसल दिन रात गज़ा पर बमबारी कर रहे हैं। और वो वाज़े तौर पर इसराइल ने यह बयान दिया है कि हम हमास को ऐसे ख़त्म करने का इरादा रखते हैं जैसे दुनिया ने नाज़ियों को या दाइश को किया था। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ़ एक हमास के ग्रुप की नहीं है, यहाँ पर मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों की भी है जिनकी हलाकतें हो रही हैं। क्या किरदार अदा किया जा सकता है, कितनी आवाज़ उठाई जा सकती है? इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ, एक आम आदमी जो पब्लिक पल्स है, सिर्फ़ अगर पाकिस्तान की बात करें तो हर इंसान का अगर आप सोशल मीडिया देखें, वो मुख्तलिफ़ ऐसी वीडियोज़ हैं जो बिल्कुल आपको कंपा के रख देती हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो वीडियोस शेयर की जा रही हैं और एक आम आदमी भी बड़ी हद तक इस वक्त ये सब कुछ फ़ील कर रहा है पूरी दुनिया में। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस मामले पर बात करें और फिर आगे बढ़कर हम कुछ जो सियासी मंजरनामा है उस पर बात करें। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, कहीं पर उन्हें अदलिया से रिलीफ़ मिलने की बात है, तो साथ ही उनकी अदलिया मुखालिफ तकारीर या तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है। और एक लंबी जर्नी है जिससे उन्हें गुजरना है इलेक्शंस में जाने के लिए, इंतखाबी मुहिम में जाने के लिए, और फिर अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं तो फिर इलेक्शन जीतने के लिए। ये एक तवील सफ़र है, लेकिन इस वक्त एक मुतालबा है जो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ख़ास तौर पर इस पर बात कर रही है और उनका कहना है कि जी खुदारा जल्द अज जल्द आम इंतखाबात करा दें। बाकी तमाम तर चीज़ें अपनी जगह, और 28 जनवरी की एक डेट कुछ सुनने में भी मिली। अब सवाल ये है कि आया उस वक्त तक भी इंतखाबात मुमकिन है? हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है तारीख, और जब करेगा इलेक्शन कमीशन उसके बाद इंतखाबी मुहिम की जाने बढ़ा जाएगा और फिर तमाम तर चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन मियाँ साहब की वापसी हुई, उन्होंने एक जलसा किया, उसकी बातचीत हुई और उसके बाद से अब फिर कुछ ज़्यादा हलचल सियासी मंजरनामे पर नहीं है। हम कोई बड़े जलसे जुलूस चीज़ें या मामलात उस तरह से नहीं देख रहे। PMLN का फोकस दोबारा से रिलीफ़ लेने की तरफ है कि जो उनकी सज़ाएँ हैं, मामलात हैं, उनसे पहले उन्हें रिलीफ़ मिले और फिर देखना है कि वो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। मैं चाहूँगा सेकंड हाफ़ में हम प्रोग्राम के इस मामले पर भी तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहांगीर खान जदून साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान हैं। और फैसल मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तीनों को वेलकम कहूँगा। नज़ीर लगारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, देर आए दुरुस्त आए, कह लीजिए कि बड़ी ताख़ीर से अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में करारदाद को मंजूर कर लिया है और इसराइल के मामले पर शदीद तनकीद भी सामने आई है। आप समझते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि करारदादों की तो एक तवील मिसाल है। कल के दिन हम कश्मीर का मसला डिस्कस कर रहे थे, करारदादें वहाँ भी मौजूद हैं। महज अब अक़वाम मुत्तहिदा की पावर्स या चीज़ें इतनी रह गई हैं कि वो सिर्फ़ कोई करारदाद मंजूर करेगा और वो तारीख़ का एक हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि कोई भी चाह कर रोक नहीं पा रहा लगारी साहब इसराइल को इस जुल्म व बर्बरियत से जिसको वो जारी रखे हुए है। इमेजेस, तस्वीरें, वीडियो सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। शुक्रिया अफसान। एक तकलीफ दे सूरत हाल के बारे में आपने प्रोग्राम का आप आगाज़ कर रहे हैं। जो ये 22-23 दिन हैं एक क़यामत की तरह एक ख़ास खित्ते के ऊपर गुजरे हैं और फ़लस्तीन ऐसे क़यामत ख़ेज़ अदवार से गुज़रता हुआ आ रहा है। ये हर 6 महीने के बाद, हर 4 महीने बाद, हर 3 महीने के बाद इस तरह के वाक़यात होते हैं
और फ़लस्तीनियों का बेरहमाना सफाकाना कत्लेआम शुरू हो जाता है। असल बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जवाब इस दुनिया में है क्या, वो किस लिए इसमें वो वजूद में किस लिए आई, उसका चार्टर क्या है, उसकी बेसिक गर्ज़ व गायत क्या है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने आप को इतना इन्फ्लुएंशियल बनाया है कि किसी भी किस्म के तासुब और नाइंसाफ़ी के बगैर इंसाफ पर मबनी फैसले किए जा सकें और फिर उनको इन्फोर्स भी किया जा सके। पहली बात तो ये है कि 5 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास सलामती काउंसिल में वीटो की पावर है। कोई भी आप मैटर ले लें, अगर वो वहाँ पर वीटो कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मामला उसमें आ ही नहीं सकता, सलामती कौंसिल उस पर जा ही नहीं सकते, कोई रेजोल्यूशन नहीं हो सकता है। और इवन खुद सलामती कौंसिल ने इतने सारे अरसे में क्या हुआ, हमारे सामने की बातें हैं। और हमारे आगाज़ जो है हमारी सहाफ़त का, वो उस ज़माने में भी या उससे थोड़ा बाद में हमने शुरू किया, लेकिन वो हमारे सामने के मनाज़र हैं कि भुट्टो साहब जो हैं वो कर रहे हैं और वो नोट्स भी लिख रहे थे, और उससे पहले जब दिखाया जाता है तो नोट्स लिख रहे हैं और फिर उसके बाद वो तकरीर करते हैं और ये कहते हैं कि मैं यहाँ क्यों बैठकर अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ और मेरे मुल्क के ऊपर जो है वो ये सूरत हाल पैदा हो गई है, मेरे मुल्क खूनरेज़ी हो रही है, एग्रेशन हो रही है और मेरे मुल्क के अंदर जारियत, बरह रास्त जारियत की गई है और एक मुल्क ने की है, तो दुनिया जो है वह खामोश तमाशाई बनी हुई है, थोड़ा इस तरह की करार मसला हल करना चाहती है। लेकिन वो फिर उठ गए और उसके बाद जो है जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, इसलिए कि पाकिस्तान को टूटने से नहीं बचाया जा सका। इसी तरह से और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ मसाइल जो मौजूद हैं, उनमें हमें ये लगता है कि जानबूझकर ये मसाइल न्यू वर्ल्ड आर्डर जो था बरतानिया का, जो एक पूरा जोर था उस दौरान में, पहली और दूसरी जंग के दौरान में जो चीज़ें थी उनमें कुछ मसाइल रख भी दिए थे, कुछ मसाइल पैदा भी किए थे। अरब दुनिया का एक पूरा बहुत बड़ी ताकत के तौर पर हमेशा मौजूद रहे हैं और इसके खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे तक, और जो खिलाफत राशिदा, फिर खिलाफत बनु उमय्या, फिर खिलाफत बनु अब्बास, फिर उसके बाद तुर्कान उस्मान, और उसके बाद जो ये आए हैं उसको ख़त्म किया गया है। तो अरब नेशनलिज्म की एक बहार उठाई गई थी, लेकिन मालूम हुआ कि वो भी कुछ नहीं थी। फिर उसमें रियासतें वजूद में है, ये कतर है, ये बहरैन है, ये कुवैत है, ये यूएई है, यमन है, ये ओमान है, ये पुणा है, ये सारी रियासतें पैदा की गई थी। कोई नेशनल स्टेट्स नहीं है, लेकिन अरब नेशनलिज्म की बुनियाद पर है, जबकि ये ऐसा नहीं है। फिर वहाँ एक इसराइल रख दिया गया, और इसराइल रखने की वजह ये थी कि पूरे के पूरे खित्ते को जो आपके मुख्तलिफ किस्म के वसाइल से माला माल है, उसको यहाँ पर एक इंगेज रखा जाए और वहाँ पर एक मुस्तकिल दर्द जो है वो चुभता रहे, दर्द करता रहे। उस दर्द को रख दिया गया कि हमेशा के लिए ये खित्ता बदअमनी का शिकार रहे और तकलीफ का शिकार रहे और दुख का शिकार रहे। आपको पता है कि जब आपके मुल्क के क़याम का वक्त आया है तो उस वक्त क्या हुआ, हमारे मुल्क के क़याम के वक्त एक मसला रख दिया गया। ये जो एक तहसील जो थी वो गुरदासपुर इंडिया को शामिल की गई, उसमें भी मामले हुए। यार उनकी तहकीकात हम लोग नहीं करते हैं, हम रिसर्च नहीं करते हैं और हम ना जाते नहीं है कि असल मुजरिमों को पकड़े। ये क्या थे जो पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मुनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद और सिराज क्लब अवार्ड में शामिल किए गए, जब वॉकआउट करके आ गए भाई, वहाँ उसकी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। और फिर मालूम हुआ कि वो तो उन्होंने गुरदासपुर को जो है वो इंडिया का हिस्सा बना दिया, पठानकोट को इंडिया का हिस्सा बना दिया, और वहां से गुजर कर ही इंडिया अंदर आ सकता था। अगर वो पाकिस्तान में होते तो फिर इंडिया का और कश्मीर का बरह रास्त कोई ताल्लुक ना होता। तो ये खित्तों मुख्तलिफ इलाकों में, रीजन्स में मुख्तलिफ मसाइल आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने, जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का वर्ल्ड ऑर्डर था उसने रख दिए थे। और इस सिलसिले में कुछ इकोनॉमीज वजूद में आई थी। इकोनॉमी, इसराइल की इकोनॉमी क्या है, हथियार में लिखता है वो, ये टेस्टेड हथियार है, वार टेस्टेड हथियार। वार टेस्टेड हथियार जो होते हैं उनको बताते हैं कि हमने इनको टेस्ट किया है। हमास का अटैक होता है, हमास का जवाब होता है, उसमें हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर मालूम हुआ कि वो वार टेस्टेड हथियार आ जाते हैं, दुनिया में बेच जाते हैं। अरबों डॉलर के जो है जो इसराइल हथियार बेचता है, टेस्ट वो इंसानों के ऊपर करता है, बच्चों पर करता है, खवातीन पर करता है, बूढ़ों पर करता है, नौजवानों पर करता है, फलस्तीनियों पर करता है, और गजा में और गर्ब उर्दून के इलाकों में करता है। ये सारा कुछ जो है वो इसलिए करता है, और दुनिया जो है इसका तमाशा देखती है। और जो वर्ल्ड ऑर्डर चलाने वाले हैं, वो G20 हूँ या G8 हूँ या जो भी हूँ, वो इस तमाशे को देखने और इंजॉय करने के लिए हैं, और वो सलामती कौंसिल में बैठे हूँ या जनरल असेंबली में बैठे हूँ या। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए जहांगीर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ, फैसल मीर साहब की जानिब भी बढ़ना है। जहांगीर साहब,
आप कैसे देख रहे हैं सर इस वक्त ये एक मामला इंसानियत का मामला है और हर इंसान इस पर अपने जज्बात रखता है और शदीद तकलीफ़ में है उन मनाजिर को और चीज़ों को देखकर, लेकिन क्या पूरी दुनिया इतनी बेबस है कि एक इसराइल को समझाने, रोकने या कम से कम इंसानियत के मामलात पर कुछ थोड़ी सी नरमी रखने पर भी नहीं मजबूर कर सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अब नज़ीर लगारी साहब ने बड़ी डिटेल में बात की है, बड़ी खुल के बात की है। देखें, अब ये जो अपने जगह है गज़ा, ये एक फ्लैश पॉइंट दुनिया का बन चुका है और इसमें क़यामत सुग़रा बरपा है। औरतें और बच्चे जिस तरह शहीद हो रहे हैं, इसकी दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती बर्बरियत की, और जो वो जुल्म की इंतहा कर रहा है। अब मैं तो ह्यूमन राइट्स के जो UN के इदारे हैं, जो चैम्पियन है, जहाँ पे किसी और जगह पे उनका एक बंदा अगर अमेरिका का या किसी यूरोपियन कंट्री का उसको कुछ हो जाए तो वो सारी दुनिया पे शोर वेला मचाते हैं जी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और ये यहाँ पे क्या है, ये तो क़यामत की निशानी है कि इतने बंदे शहीद हो रहे हैं। क्या ह्यूमन राइट्स, बच्चों की आप देखें जो हालत हो रही है, और बमबारी, इनडिस्क्रिमिनेट बमबारी हो रही है कि कोई ना अस्पतालों को बख्शा गया है, ना किसी स्कूल को बख्शा जा रहा है। मतलब कोई उनके अंदर कोई, जो जंग के अंदर भी कोई लॉज होते हैं ना, कोई आपके कानून होते हैं, कोई पैरामीटर्स होते हैं कि आप किसी इवन दुश्मन के साथ भी आप जंग करते हैं तो उस जंग के भी कोई असूल होते हैं कि आपने ये वाले काम नहीं करने। लेकिन आज जो इजराइल कर रहा है, जो उसकी अमेरिका की उसको सपोर्ट हासिल है, और वो जो कर रहा है वो किसी मतलब महज़ब या तहज़ीब याफ्ता क्या कोई दुनिया का मुल्क सोच भी नहीं सकता ऐसी बर्बरियत। लेकिन वो कंटिन्यूसली आपको पता है कि कर रहे हो, बाज नहीं आ रहे, फिर ऊपर से फ़ज़ाई बमबारी या फिर ग्राउंड्स पे, और उन लोगों की जो बेसिक नीड है वो ख़त्म हो चुकी हैं। ना वहाँ पे पानी है, ना ग़ज़ा है। जो देखे ना, मैं भी अभी बताया कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी कोई दुनिया के कानून हैं कि आप जंग के अंदर औरतों को, बच्चों को नहीं मारेंगे, या उनके साथ जो उनका सपोर्ट सिस्टम है उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। उनके लिए दवाएँ, खुराक, या जो उस अब तमाम दुनिया की ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको भी आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका का कोई एक बंदा किसी मुल्क के अंदर उसको कुछ हो जाए तो पूरी दुनिया, तो आप ये मुसलमान कहाँ पे हम जो है उस बराबरी की सतह पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मुसलमानों का तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे अरब कंट्री भी उस तरह की सपोर्ट नहीं कर रही, और एक तुर्की और ईरान के अलावा कोई इफेक्टिवली उसको नहीं कर रहा कि जी, इवन बस सरसरी कंडेम करके उन्होंने छोड़ दिए। तो UN की रेजोल्यूशन तो आती रहती है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आया UN के पास इतनी पावर है कि वो अमेरिका को या किसी ऐसे स्ट्रांग कंट्री को ये कह के इम्प्लीमेंट करे? बस उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। अब कश्मीर पे उनकी कितनी रेजोल्यूशन है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे इंडिया चाहता है हमला कर देता है कश्मीरियों पे, जिसको चाहता है वो उनके राइट जो फंडामेंटल जो है उनको वायलेट करता है। तो यही हिसाब है। अब क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। और तो जो है मुसलमानों के अंदर भी वो जज्बा नहीं है जिस तरह वो नज़र आ रहा है उनके साथ जो कुछ हो रहा है। तो अल्लाह पाक उनके हालत पे बस रहम करे कि अब वो खुदाई मदद कोई पुकार रहे हैं, बाकी तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो उनकी उस तरह मदद नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। आपने दुरुस्त फरमाया कि दुआई कर सकते हैं, उस तरह से मदद नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए। फैसल मीर साहब, क्या समझा जाए कि जिसके पास ताकत है वो जो मर्ज़ी करे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही रूल दुनिया में चल रहा है? जिस तरह से अभी जदून साहब ने फरमाया, हम सब जानते हैं कि जंग के भी कुछ असूल होते हैं, इंसानियत के कुछ तकाज़े होते हैं, ना जो जंग के असूल हैं उनको रवा रखा जा रहा है। हमास से इसराइल का कोई मसला है तो मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? कोई इस पर बात नहीं कर रहा। इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ये क्या मामला इसी तरह चलता रहेगा? देखिए जी, इसराइल की जो मिथ थी वो टूट चुकी है कि इसराइल जो है उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, और जो फ़लस्तीनी हैं या हमास या हिज़्बुल्लाह जो है वो इसराइल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो मिथ इन्होंने तोड़ दी है, और तमाम दुनिया से जो यहूदी आके सेटलमेंट्स बनाते थे और बड़ा उनको फैसिलिटेट किया जाता था, वो यहूदी जो हैं वो अब वहाँ से भाग रहे हैं। ज्यूज जो हैं उन्हें ये समझ आ गई है अब कि इसराइल इज़ नॉट अ सेफ कंट्री एनी मोर फॉर देम। पूरी दुनिया से माँ बाप, जो जूश माँ बाप अपने बच्चों को कन्विंस करके भेजते थे। उसके बाद अमेरिका में जितनी यहूदी लॉबी बैठी हुई थी वो लंबे इनको लंबी चौड़ी फैसिलिटीज़ दे के भेजते थे। तो एक सिलसिला इसके बाद ये तो ख़त्म हो गया कि देयर विल बी एनी मोर सेटलमेंट्स इन फ्यूचर इन फ़लस्तीन। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये है कि
इस हमले के बाद जो आपने यूरोप में रिएक्शन देखा, जूइश कम्युनिटी का, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी उसका जो रिएक्शन देखा, और इसराइल के अंदर नेतन्याहू जो है, जो कि इस वक्त बदमाश बना हुआ है, उसकी अपनी पॉलिटिकल क्राइसिस में वो आ चुका है, और दे आर नॉट श्योर कि इस जंग के बाद नेतन्याहू सियासत में रहेगा भी नहीं। तो जिस लेवल पे ये जो इनकी एक्सपोज हुए हैं इसराइली कम्युनिटी और इसराइल की हुकूमत, तो अब ये तारीख बदलने जा रही है, और ये जंग खत्म होनी अल्टीमेटली, और फ़लस्तीन और इसराइल का अब फैसला इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि ना हो सके, क्योंकि जिस लेवल पे दो चीज़ें हुई हैं, इन्होंने हज़ारों शहादतें ली हैं फ़लस्तीनियों ने, और उनके बच्चों ने और उनके नौजवानों में एक गम और गुस्सा है जो कि अगली नस्लों तक उनके लिए जद्दोजहद करने का वो जो खून वहाँ पे बहा है, उनमें से किसी फ़लस्तीनी ने अब बैकआउट नहीं करना। जबकि दूसरी तरफ जो यहूदियों के बच्चे हैं वो वहाँ पे सैर सपाटा करने, मौज मस्ती करने आते थे, वो यहाँ से भागेंगे, और अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ये जो आबादी है यहूदियों की यहाँ से शिफ्ट हो गए वापस यूरोपियन कंट्रीज में जाएगी, और इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीनी जो हैं वो अपनी यहाँ पे आबादी भी बढ़ाएंगे, इनको जगह भी मिलेगी। और फैसल मीर साहब, ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा इस वक्त जो अज़ाइम है इसराइल के, और जिस तरह से वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाह रहा है? आप सैटेलाइट इमेजेस देखें, चीज़ें देखें, हाँ जी, बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया, ख़त्म हो गई वहाँ पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी एन ईजी टास्क कि ये इसराइली भागेंगे, यहूदी भागेंगे और फ़लस्तीनी ग्रो करेंगे यहाँ? It won't be an easy task. It's going to take some time. It's not it's a uphill task for Palestinians. लेकिन अब ये देखें कि जिस तरह की बर्बादी यहाँ की यहूदियों की नौजवान नस्ल ने देखी है, जो कि फ़ौज में वॉलंटरली भर्ती होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग जो हैं अब फ़ौज में भी भर्ती हुआ करेंगे, और वो दे विल प्रेफर टू सिट इन जेल्स। क्योंकि आप वीडियोस देख सकते हैं जो कि अमेरिका से आ रही हैं कि जी हमें ड्राफ्ट करने की बात हो रही है, तो आई विल रेदर स्टे इन जेल इंस्टेड ऑफ गोइंग इन इजराइल एंड किलिंग द इनोसेंट चिल्ड्रन। ये जो नई नस्ल है, ये पिछली नस्ल से हमेशा ज़्यादा माइल्ड और हमेशा ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और यहूदियों की नस्ल जो है वो अगली नस्ल हमारी पूरी दुनिया की अगली जनरेशन से मुख्तलिफ नहीं है। वो भी इसी सोसाइटी के, इसी ग्लोबल विलेज के मेंबर्स हैं, और इस वक्त वो गो के एक वॉर उन पे नाफिज कर दी गई है, और दे हैव टू लिव थ्रू दैट आल्सो। ज्यूस ने भी सरवाइव करने के लिए इस वक्त वहाँ पे रहना, क्योंकि उन पे भी एक हमला हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली हमास और हिजबुल्लाह यहाँ पे मजबूत होंगे, फ़लस्तीनी यहाँ पे मजबूत होंगे। अमेरिका में जो बैठा हुआ यहूदी सपोर्ट कर रहा था उनको, वो भी इस वक्त बैकफुट पे चला गया है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, the way they are killing the innocent kids and women and all, जो आम लोगों को, दुनिया का कोई भी नॉर्मल इंसान जो है इसको सपोर्ट नहीं करेगा। और हाँ, अमेरिकन गवर्नमेंट जो कि एक मशीन की तरह काम करती है, जो कि वॉर मशीनरी जिनका वॉर इकोनॉमी है, उन्होंने हर कुछ अरसे के बाद जंग स्टार्ट करनी होती है, उसके बगैर वो खून मांगती है, और वो ज़्यादातर मुसलमानों का खून मांगती है। लेकिन जब ज्यूश का खून इसमें डलना शुरू होगा तो शायद ये वॉर मशीनरी भी उस तरह काम ना करे जिस तरह के ये मुसलमानों को कत्ल करते हुए या मारते हुए ये वॉर मशीनरी काम करती है। तो मेरी ये उम्मीद है कि इस जंग के बाद जब सेटलमेंट होगी तो अल्टीमेटली फ़लस्तीनीज़ विल प्रिवेल, और ज्यूश विल बी लिविंग दिस पार्ट ऑफ द लैंड। और जिस तरह इन्होंने माइग्रेशन इनवर्ड की थी, इसी तरह इनकी आउटवर्ड माइग्रेशन होगी। ये मशीनरी या टेक्नोलॉजी, या अभी भी देखें ना, इनको 20 दिन हो गए हैं और ये ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर सक रहे। क्यों नहीं कर सक रहे? कि उनके बच्चे जो हैं वो नहीं मरना चाह रहे। अदरवाइज आप फ़लस्तीनियों को देखें तो वो जा के मार के वापस आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली फ़लस्तीनीज़ विल बी द विनर। ठीक है सर, वी रियली होप सो कि ऐसा ही हो जिस तरह से आपने फरमाया। आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। मैं ब्रेक से वापस आकर चाहूँगा कि हम अब थोड़ी सी बात जो मौजूदा मुल्क का सियासी मंजरनामा है और जो मुख्तलिफ बयानात हैं, अदालतों में केसेस हैं, चीज़ें हैं,
उसके हवाले से हम ब्रेक के बाद कुछ बात करें, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे मुल्क के सियासी मंजरनामे के हवाले से। इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी, पहले तो एक मौजूद बहस उनकी वापसी और उनकी आमद रही, उनका जलसा कैसा रहेगा, अवाम कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उनको अदलिया से क्या रिलीफ मिलेगा। अब तक उनको रिलीफ मिलता है, उन्होंने एक बेहतर शो भी पुटअप किया, लेकिन फिर साथ ही उनके अपने ही जो इत्तेहादी थे, हुकूमत में उनके साथ रहे, वही तनकीद के निश्तर बरसाना शुरू हो गए। ख़ासी तनकीद है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बाकी जमातें, और एक तासुर ये उभर रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये तय पा गया है कि वज़ारत उज़्मा उनको देनी है, उनको हुकूमत देनी है। तो फिर यहाँ तक भी कहा गया कि इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, आप सीधा सीधा नवाज शरीफ साहब को दे दें सारा का सारा मामला, मतलब उनको वज़ारत उज़्मा दे दें, आप फिर इलेक्शंस क्यों कराने हैं। लेकिन इलेक्शंस कब होने हैं नहीं होने हैं, मुकर्ररा वक्त पर होने हैं, जनवरी में होने हैं, फरवरी में होने हैं, ताख़ीर हो जानी है। बहुत इब्हाम इस सब के बावजूद आज भी मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, कैसे देखते हैं आप जो इस वक्त का मौजूदा सियासी मंजरनामा है, इसमें क्या सारा का सारा लाइमलाइट फोकस नवाज शरीफ साहब ले चुके हैं, यही तासुर उभर रहा है, यही नज़र आ रहा है, या शायद सोचने वाले कुछ इस सारे मामले पर ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं है? असलन बहुत अहम जो है सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पहली बात यह है कि हम वहाँ से शुरू करते हैं ना, ये मामला ऐसे चले हैं कि जो पूरा एक दौर चल रहा है पिछले 20-22 ये जो एक पूरा दौर चला है, वो एक ऐसा दौर है कि जिसमें एक जमहूरियत का तसलसल भी मौजूद है, और जमहूरियत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिन्होंने जमहूरियत को डिरेल भी किया है। जमहूरियत का हकीकी मफ़हूम जो है वो डाइल्यूट भी हुआ है, और उसको हमें ठीक स्पेस नहीं मिल पाया है। जब मिसाक जमहूरियत हुआ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान तो ये तय हुआ था कि चीज़ों को हम आपस में तय करेंगे और किसी तरह से भी एक दूसरे के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ किसी किस्म के अमल में हम शरीक नहीं होंगे। तो ये एक खुशगवार बात थी। उसके नतीजे में क्या हुआ था कि 2008 के इलेक्शन में एक हुकूमत बनी, अगरचे मियां नवाज शरीफ ने फ़ौरन बाद थोड़ा पसपाई भी कर ली थी, हुकूमत से अलग भी हो गए थे, और मामला ये था कि इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल किया जाए। इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली बजाय इसके कि जमहूरियत को मजबूत करती है, उसने जमहूरी इदारों पर हमला आवर होने का सिलसिला शुरू किया, जो उनके पूरे दौर के अंदर जारी रहा है। जी जी, वो एक इंतहाई अफसोसनाक था। उन्होंने जो 60 जजेस थे उनको घर भेजा। कितने जजेस को परवेज मुशर्रफ साहब ने भेजा, उन्हें वो तो इन्हीं को भेजा था, लेकिन बाद लोगों से उन्हें हल्फ भी नहीं लिए थे, कुछ और हो गया था। एक पीसीओ लाए थे, लेकिन इन्होंने आकर पीसीओ से भी बड़ा काम किया। ये खुद जो हैं ये पीसीओ जज थे, इन्होंने आइन पर हल्फ नहीं उठाया था। जब परवेज मुशर्रफ ने अपना पीसीओ नाफिज किया था पहले वाला, और आइन को जो अबाइंस में रखा था, तो पीसीओ पर हल्फ लिया था, तो उसमें जिस अदलिया ने हल्फ नहीं लिया था उसमें वो लोग शामिल थे, जिसमें नासिर असलम जाहिद शामिल थे, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी शामिल थे, और दीगर जज साहिबान शामिल थे। लेकिन ये जो थे, इन्होंने अपना इफ्तिखार चौधरी साहब ने न सिर्फ हल्फ उठाया, बल्कि ये तक अख्तियार दिया अपना चीफ एग्जीक्यूटिव को, जो अमलन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, कि वो आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। यानी ये अख्तियार जनरल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और जो इरशाद हसन खान साहब और जो भी बेंच था, नाज़िम हुसैन सिद्दीकी साहब, उनने ये अख्तियार दिया इनको। जहांगीर जदून साहब बैठे हैं, वो मुझे दुरुस्त करेंगे अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने अख्तियार दिया कि वो आइन में भी तरमीम कर सकते हैं, और ये लोग थे जिन्होंने ये आइन अख्तियार दिया था। फिर जब ये अपना दौर आता है, तो ये एक दौर पूरे का पूरा निकाल दिया इन्होंने, और कहा कि हमीद डोगर नाम के कोई चीफ जस्टिस तारीख में मौजूद नहीं रखते हैं। उनके पूरे अहद को, अगरचे वो डिफेक्टो भी थे और डीजीओ भी थे उस हिसाब से, लेकिन उनके दौर को निकाल दिया, और उनके साथ वाले तमाम जजेस को इन्होंने घर भेज दिया और कहा कि ये जज नहीं रहे हैं। फिर जो हुकूमत थी उस वक्त की, वो इलेक्टेड जमहूरी हुकूमत थी, उसको दीवार से लगा दिया। कहा कि एक मेमो अपना एक खत लिखो या अपना स्विट्जरलैंड की अथॉरिटीज़ को, और कहो कि हमारे मुंतखब सदर के खिलाफ एक मुकदमा जो है जो आप चलाना शुरू कर दें। जो और वज़ीर आज़म को ये हुक्म दिया गया, वज़ीर आज़म अपने मुल्क के अंदर वो मुकदमा नहीं चलवा सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोई कोर्ट, इवन आरिफ अलवी साहब के खिलाफ, या उनसे पहले जो थे ममनून हुसैन के खिलाफ, या उनसे पहले आसिफ ज़रदारी के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी वो
कोई भी कोर्ट अपने ना तो सुप्रीम कोर्ट ना कोई और उनको तलब कर सकती है, ना उनको बुला सकती है, ना उनके खिलाफ केस कर सकती है, ना सुन सकती है। ये उनको एक आईनी वो है तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस आईनी तहफ़्फ़ुज़ को नहीं माना गया और वज़ीर-ए-आज़म को मजबूर किया गया कि जी आप जो है वो खत लिखें। उन्होंने खत नहीं लिखा तो वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने घर भेज दिया। उन्होंने कहा जी आपने कंटेम्प्ट की है, आप घर जाएं। और उसके बाद इसी दौरान में एक और काम हुआ कि जी मेमो आपने कोई लिखा था और मेमो जो है उसमें आपने ये कहा था, फलां कहा था और आपने आपके सफीर ने कहा था सफीर को बुलवाओ। सफीर को बुलवा दिया गया, चलाओ केस, ये हो गया। और मियां नवाज शरीफ काला कोट पहन कर चले गए। उन्होंने कहा जी मुझे बताएं कैसे ये इन्होंने जो है वो मेमो लिखा था और कैसे ये गैर मुल्कों से मदद मांग रहे थे कि हमें बचाओ। ये उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बारे में कहा था। और हालांकि इस दौरान में पीपल्स पार्टी बड़ा काम कर चुकी थी। बहुत बड़ा काम यह था कि आइन में 18वीं तरमीम की मंजूरी से वफाकी ठीक है लगारी साहब, ये तो सारी तारीख हो गई सर। अभी मौजूदा सूरत हाल पर भी सर कुछ फरमाएं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये हो सकती है, होनी चाहिए कि जनाब मुझे गलत हटाया गया था और ये कह भी रहे थे मुझे क्यों हटाया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट का गलत हटाया गया और उसके बाद इनको बहाल कर दें और इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा मौक़िफ़ है कि जनाब आप उनको वापस लें और फैसले गलत थे, चले हम भी मान लेते हैं कि फैसले गलत थे। जहांगीर जदूर साहब भी मानेंगे कि वो फैसले गलत थे, अरेंज किए गए, मैनिपुलेट किए गए, फैसले किए गए। लेकिन अगर वो आप उसको हटाना चाह रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं उन फैसलों को, तो ड्यू प्रोसेस अब ला करें ना। ये क्या बात हुई कि अगर लॉ में नहीं है, कानून में नहीं है कि प्रोटेक्टेड एक कन्विक्टेड को मुझे 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 कोई वो नहीं है कि मैं उनको कन्विक्टेड कहूं, खुदा ना खास्ता मुझे नहीं है कि मैं उनको मुजरिम कहूं। लेकिन जब एक करार दे दिया गया, अब उनको देने जा रहे हैं प्रोटेक्टेड, किस बात के लिए? कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आपने देने हैं? इसलिए कि ट्रायल तो हो चुका और उसका फैसला भी हो चुका, उस फैसले के बाद अपील भी चल रही है। तो आप प्रोटेक्टेबल, मियां नवाज शरीफ का मकाम ये था कि चले 4 दिन के लिए सही, वो चले जाते कोर्ट में, बेल हो जाती। मैं जरा जदून साहब से भी मैं जरा राय ले लूं कि वो क्या कहते हैं। जदून साहब, एक तो जो अभी पॉइंट उठाया लगारी साहब ने उस पर रोशनी डालें, साथ साथ उनकी 5 साल पुरानी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए तौहीन अदालत की मुकर्रर हो जाती है। बज़ाहिर तो अभी चीज़ें ये बता रही थी कि उनको रिलीफ मिलना है, चीज़ें उनके लिए आसान होनी हैं। फिर ये क्या चीज़, ये बात क्या इंडिकेट करती है कि 5 साल पुरानी दरख्वास्त उठा के मंजूर कर ली और उस पर समाअत होगी तौहीन अदालत की? नहीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो तौहीन अदालत को कुछ समझती नहीं है। वो बहुत सारी दरख्वास्तें आई हैं, वो डिसमिस कर चुके हैं। शायद उन्होंने उसलिए लगाई हो कि वो भी उनके ख़िलाफ़ जो केस है उसको भी ख़त्म किया जाए। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कंसिस्टेंट व्यू है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि वो जितनी भी पहले भी हुई, इमरान खान के ख़िलाफ़, चौधरी फवाद के साथ, जितने भी लोग थे PTI, किसी के ख़िलाफ़ उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन रिटेन नहीं की है। वो कहते हैं ठीक है जी, जो हमारी जजमेंट को अगर कंस्ट्रक्टिव भी क्रिटिसाइज़ करता है तो उसमें कोई इशू नहीं, हम भी काउंटेबल हैं। तो जजेस को थोड़ा सा ना वो दिल बड़ा करना चाहिए। हाँ, अगर उनको आप पर्सनली अटैक कर रहे हैं उनकी किसी ज़ात पे या उनकी किसी फैमिलीज़ पे या उनकी किसी कॉन्टेक्ट पे, तो ये फिर ऑब्वियसली आप अदालत की जब तक हम रिस्पेक्ट ना करें या उनको एक आसा मौका ना दें, तो जिस तरह अभी लगारी साहब ने कहा, अदालतें बहुत कुछ करती रही हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे काफ़ी कुछ किया उन्होंने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी, एग्ज़ाइल को मतलब है, फिर एक दफ़ा अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ आ जाएं लेकिन उनको नहीं आने दिया गया, फिर वापस कर दिया गया। बाज़ का अदालतें बड़ी बेबस हो जाती हैं, उनको ज़ोर जो पड़ता है तो फिर पिक एंड चूज़ कर लेती हैं। तो अभी ये अब अगर कंटेम्प्ट पिटीशन भी लग गई तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। तो लगारी साहब ने जो पॉइंट उठाया, ये देखो चंद लोगों की ये मतलब एक वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो दूसरी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो कहते हैं जी अगर हम बेगुनाह हैं तो मतलब कोई भी ये नहीं है, कोई भी बंदा हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो 1 साल रहता है, 2 साल रहता है, जब वो जेल के अंदर रहता है उसके ख़ानदान को, पूरी पार्टी को स्टिग्मेटाइज किया जाता है और बाद में उसको ड्राई क्लीन है, कहते हैं जी आपके खिलाफ तो केस नहीं है। अब वो जो अंदर रहता है ना, उसकी पर्सनल लिबर्टी आप कर्टेल करते हैं, उस पर स्टिग्मा लगाते हैं। और इन पे तो बहुत ज़्यादा स्टिग्मा लगाया है कि इनको 2 ही लफ्ज़ अब लोग कहते हैं जी, चोर चोर और मुजरम। देखें, थोड़ा सा अगर सेंसिबली बात करें तो जो कुछ बैकग्राउंड में हुआ है पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह केस बनाएंगे और किस तरह जो है। और आज दिन तक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है उसको क्रॉस द बोर्ड और इन लेटर एंड स्पिरिट ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। ये सिर्फ पॉलिटिशियन की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें फौजी जर्नैलों की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।
इसमें हर जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो बिजनेसमैन जो है वो टैक्स के अंदर जो कुछ करते हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अदारा नहीं आया स्वाई पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो एक रास्ता बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे। तो ये अब सारी दुनिया को पता है कि जो कुछ उनको उस वक्त ये किया गया, उनको हटाने के लिए किया गया था, वो अब हालात चेंज हो चुके हैं। अब वो सारी चीज़ें जो है वो अंडू हो जाएंगी और वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उस वक्त जो है प्रोजेक्ट चलाया गया था जिस एजेंसियों ने या जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो उस प्रोजेक्ट में अभी नाकामी फील करते हैं, बल्कि अब पछता रहे हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए था। हम तो कहते हैं आप किसी का भी प्रोजेक्ट नहीं चलाएं, लेट द पीपल डिसाइड कि वो किसको इलेक्ट करते हैं, किसको आगे लेके आते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट इस तरह चलते रहेंगे, एक को लाना है, दूसरे को हटाना है, फिर दूसरे को लाना है, तीसरे को हटाना है, तो ये तो पाकिस्तान की अभी क्या हालत है देखें ना। साथ इंडिया को देखें, 600 अरब उसका बिलियन जो है वो रिजर्व है, और हमारे पास $2 अरब भी बड़े ओरिजिनल है, और फिर मांगे तांगे हमारे पास क्या है। हमारे पास अब हमारे से बांग्लादेश भी आ गया है, अफगानिस्तान की करेंसी देखें हमसे कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, इंडिया तो है ही है। तो हमारे हालात जो है ना, इस तरह अगर ये एक्सपेरिमेंट होते रहे कि जी इसको हटाना है, इसको लाना है, तो ये इसका कोई, मुझे आज दिन तक पाकिस्तान के अंदर कौन सा मुझे बताएं एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ है जो एक आम बंदा जाए और इज़्ज़त के साथ अपना काम करा के वापस आ जाए। कोई काम होता ही नहीं है। बड़े लोगों का स्वाय एलीट क्लास के, वो भी जब पावर में होते हैं उन्हें काम होते हैं, जब पोजीशन में होते हैं उनके भी नहीं होते। तो ये ऐसा सिस्टम हमें दे दिया गया है ना कि जिससे हम अब आवाम जो है उसका ट्रस्ट भी ख़त्म हो चुका है। आवाम बहुत तंग आ चुके हैं कि ये सिस्टम जो है उनकी जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है 1973 का, उसके मुताबिक स्टेट डिलीवर नहीं कर रही। वो लोगों के राइट्स जो है वो उनको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं मिल रहे। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे किस तरह रिफॉर्म्स हो, कोई पोलिटिकल डायलाग हो, कोई इंस्टीट्यूशनल डायलाग हो, कि कम से कम हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन है वो तो बच जाएं कि आम लोग जो है सर्विस डिलीवरी के लिए जाते हैं। अब पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन देखें, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ना ही उनके अंदर कोई, बस 2-3 बंदे फैसला करते हैं, बाकी को पता ही नहीं होता। कोई पार्टी उठा के देख ले, कोई एक्सेप्शन एक आध होगी, लेकिन मेजॉरिटी इस तरह कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बस जिसको इसको इधर करना है, इसको उधर करना है, जिस पे हाथ रख दिया इसको वो बनाना है, इसको वो बनाना है, और जो मतलब विल ऑफ द पीपल है वो सही इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो है पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो रही। तो हर इदारा जो है वो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ। वेलकम बैक। मीर साहब, इसी तरह जिस तरह अभी बात की जदून साहब ने, यही मामला रहा है कि जब मेहरबानियाँ तो सभी मेहरबानियाँ एक शख्स पर, जब ज़्यादतियाँ तो सभी ज़्यादतियाँ एक शख्स के साथ। ये दोबारा क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है या ये सिर्फ एक तासुर है, हकीकत पर मबनी बात नहीं है? देखिए जी, डेफिनेटली जिस तरह इमरान खान साहब सिलेक्ट हो के हमारे भाइयों के कंधों पर सवार होके आए थे, बिल्कुल उसी अंदाज में नवाज शरीफ साहब भी एक सिलेक्टेड लीडर के तौर पे सिलेक्टर्स के कंधों पर चढ़कर अब आए हैं। और ये जितनी मर्जी चालें चल लें, आखिरी चाल जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की होगी, और इस शतरंज की मात पे आखिरी चामात जो है वो जरदारी साहब देंगे, और बिलावल भुट्टो जरदारी ही अगला वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। जितना मर्जी ये कहते रहें कि एंकर्स के लिए कहलवाते रहें कि जी इनको बुलाया गया है वज़ीर आज़म बनने के लिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पॉलिटिक्स करने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में बैठी हैं। वो सिर्फ शक्ल नहीं देखने के लिए बैठी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर से आएंगे 4 साल बाद और सारा कुछ ले जाएंगे। देखें, जरदारी साहब ने आप भी इस बात को जानते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो असम्बलियों से इस्तीफे देने जा रहा था इमरान खान को, वो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस के हमायती नहीं थे, और पीपल्स पार्टी को कहा जाता था कि जी आप जो है वो इस्तीफे दें। हमने इन्होंने पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई, पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को वज़ीर आज़म शिप से हटाया। उसके बाद जो परवेज़ लाई है, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी ने बनाया। परवेज़ लाई को जरदारी साहब ने कहा वज़ीर आला बनो, वो नहीं बना, आज वो जेल में बैठा हुआ है। तो इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर एक नई रूह फूंक दी है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब एक होम्योपैथिक से लीडर समझे जाते थे, ना ही पीटीआई वाले उनको कोई
खास उनके बारे में एग्रेसिव रखते थे ओपिनियन, ना ही पीपल्स पार्टी वाले शहबाज शरीफ के बारे में कोई एग्रेसिव बात करते थे। जिस दिन से नवाज शरीफ पाकिस्तान पे कदम रखा है, पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त दोबारा अलाइव है। टीवी चैनल्स पे सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई और या उनकी कंफ्रंटेशन एक दफा फिर नजर आ रही है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो हमारी पीटीआई जो तीसरी पार्टी है वो इस वक्त अताब का शिकार है, ना ही वो जलसे जुलूस कर सक रही है, ना ही वो मीडिया के ऊपर आ रही है। तो इस वक्त जो सेंटिमेंट नवाज शरीफ को जो शख्स इस वक्त हिट करेगा वो वोट लेगा। नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान में नफरत की नामत हैं। उनके बारे में जो अल्फाज लोग सड़कों पे रेडियो पे अदा करते हैं वो एक रेंटा जलसा करके वो हकीकत को ये नहीं बदल सकते। ये सर वो तो मीर साहब अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए नहीं लोग इस्तेमाल करते, जो एक नैरेटिव बना दिया चेयरमैन पीटीआई ने बाकी दोनों जमातों के बारे में, वो तो पीपल्स पार्टी के बारे में भी उसी तरह के अल्फाज, वो तो इन्होंने ये ढका छुपा नहीं है, चोर डाकू खा गए लूट गए, दोनों खानदानों पर यही बात करते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। तो अब चोर डाकू को जो पीटीआई का जो वर्कर है या सपोर्टर है उसके पास क्या ऑप्शन है? वो वोट किसको डालेगा? नवाज शरीफ को डालेगा? मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ को डालेगा। वो उसको वोट डालेगा जो नवाज शरीफ से लड़ेगा। वो उसको वोट नहीं डालेगा जो नवाज शरीफ को वोट नहीं डालेगा। ये आपको भी पता है और सबको पता है। और अगर पीटीआई को इलेक्शन में प्रॉपरली कैंडिडेट्स देने का मौका ना मिला तो ये जो इतना बड़ा 60-70% आपका यूथ उसके साथ जिसको बेवकूफ बनाया था इमरान खान ने, वो इन ब्लॉक इस तरफ आएगा, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करेगा। और जितना ज्यादा नवाज शरीफ को ये कहेंगे वजीर आजम आ रहा है, लोगों में उतना ज्यादा रिएक्शन आएगा और उतनी ज्यादा लंबी मार पड़ेगी नवाज शरीफ को। आप ये याद रखें कि हमजा नवाज चीफ मिनिस्टर था, 20 सीटों के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 17 लूज की नून लीग ने। और ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान की रेटिंग सबसे बुरी थी, नया वो हुकूमत से गया था, और 3 सीटें जीत सके थे ये नून लीग वाले। तो अब तो 16 महीने शहबाज शरीफ साहब तबाही और बर्बादी नीस्तो नाबूद करके गए गरीब आदमी को। तो इस वक्त सिंबल ऑफ हेट जो है इस मुल्क में नून लीग है। आप रेंटा जलसा करके ये हकीकत नहीं बदल सकते कि आप 2-2 हज़ार रुपया दे के खवातीन और मर्दों को लागे कहें जी कि बहुत बड़ा जलसा कर दिया। ये आपकी लाहौर की पुलिस की रिपोर्ट है कि 65,000 से जलसा ऊपर नहीं था। MI की रिपोर्ट है कि 70-75 हज़ार था। और जो इनको लेके आए हैं वो 1 लाख तक नहीं अपनी फिगर दे सके। तो ये 10 लाख का जलसा करने चले थे। ये फेलियर है इनका और ये अल्टीमेटली दे विल बी डूम्ड इन पंजाब आल्सो। और पीपल्स पार्टी जो है वो वजीर आजम भी बनाएगी और वजीर आला भी बनाएगी इस मुल्क में आने वाले इलेक्शंस में। राइट सर, ये आपने बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है। मैं ज़रा लगारी साहब से जानना चाहूँगा। लगारी साहब, इंतखाबात के हवाले से आप क्या देखते हैं? कुछ एक बात हमने 28 जनवरी की सुनी तो थी, इस तरह का कोई मामला है या कोई ताख़ीर आप देख रहे हैं इंतखाबात में, या इसी वक्त के अराउंड जो दिया जा रहा है हो जाएंगे इंतखाबात? एक तो ये कि गुम कैफियत है। मैं अपने बहुत अजीज छोटे भाई फैसल मीर साहब ने जो बातें की हैं उसमें से एक बात चाहता था कि वो अगर शामिल कर देता कि जो बयानिया इनका है उस बयान पर अपनी पार्टी को कायल कर लें तो ये कमाल होगा। उनकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो भी ये बयानिया ले जो मीर साहब ले रहे हैं तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे, सारी चीज़ें सामने आ भी जाएंगी, बहुत कुछ और भी बदलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन जो हैं वो अगर नहीं कराए जाते हैं तो फिर आपके पास कौन सा और ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ें? अगर कोई और ऑप्शन है, पहली बात जो है कि आइन को कितनी देर तक आप सब बट कर सकेंगे, एब्रोगेट कर सकेंगे, अबाइंस में रख सकेंगे, या उसको उसे सरफ नज़र कर सकेंगे, उस पर अमल न करके आप ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम आइन को नहीं मानते हैं और हम आइन के पर अमल दरामद पर सीरियस नहीं हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप आइन का एब्रोगेशन जो है वो चाहते हैं। अगर ये तासुर जाता है और इस पर मामला ठहरता है तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। आपको आइन के साथ खड़ा होना है और मुकर्रर मुद्दत के अंदर जो आपने इस वजह से मिल गई थी कि आपने कॉमन इंटरेस्ट की काउंसिल में ये जाकर मंजूर करा लिया था कि जनाब नई इंतखाबी फहरिस्तें बनेंगी और नए जो है वो हल्का बंदियाँ होंगी। इस वजह से शायद आपने मुद्दत ले ली और उसमें आइन को भी आपने वो कर लिया था कि जनाब ये इस तरह से मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर इस मुद्दत से आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं जनवरी जो दे चुके हैं उससे भी आगे बढ़ते हैं तो फिर आइन
खुद सवाल बनकर सामने आ जाएगा और फिर बहुत बड़े सवाल उठेंगे और फिर ये जो है मेरे ख्याल में सवाल नाकाबिल हल होंगे। तो हमें बहरहाल इलेक्शन की तरफ बढ़ना है, बहरहाल हमें एक फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कराना है, बहरहाल हमें इस मुल्क को इस सूरत हाल से निकालना है जो इस वक्त बहुत परेशान कौन हद तक गैर यकीनी की सूरत हाल है, इससे बाहर निकालना है। अगर मुल्क इस गैर यकीनी का शिकार होता है तो इसके एक तो जिम्मेदार सब होंगे और दूसरा ये है कि मुल्क सफ़र करेगा। और मुझे खतरा लग रहा है कि स्टेट और स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके लिए खतरा बढ़ेगा और दूसरी बात इट सिर्फ स्टेट के लिए खतरा बनेगा और अल्लाह ना करे इस मुल्क के लिए कोई खतरा ना बने। हमें देखना होगा कि जब हम आइन पर अमल दरामद रोक देते हैं तो फिर मुस्तकबिल मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। नहीं रोक सकते हैं किसी भी किस्म का कोई भी मार्शल लॉ पहले न पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दे सका, ना बचा सका है, ना मुस्तहकम कर सका है, ना उसके अंदर जो है वो कोई ऐसी ताकत पैदा कर सका है, नहीं हुआ मादी में और इंशाल्लाह ऐसा भी आइंदा भी नहीं होने जा रहा है। सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हमें इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं लेना है, इसी पर ही बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही। मैं मीर साहब से भी राय ले लेता हूँ। मीर साहब, इंतखाबात आप भी जो जनवरी फरवरी की बात की जा रही है उसी के अराउंड देखते हैं या मज़ीद कुछ ताख़ीर है या किस तरफ देख रहे हैं मामला? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशों से और बाकी चंद अदारों की कोशिशों से इलेक्शन कमीशन को भी उसमें डाल रहे हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं वो पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अब जब इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आ चुके हैं और IMF की एक बेसिक कंडीशनैलिटी है कि आप इलेक्शन करवाएंगे तो अगली किस्त आपको मिलेगी, तो इस सूरत हाल में अगर फैसला करने वाली कुव्वतें जो हैं वो अगर बज़िद रहती हैं कि नहीं, हमने पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो सेंटिमेंट है जनरल पब्लिक में उसको ख़त्म करना है, उसके लिए हमने 1 साल लेना है, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मेरे ख्याल से इलेक्शन होने जा रहे हैं, कोई इनके पास रास्ता नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके केसेस जो हैं वो इतनी जल्दी ये निपटने वाले नहीं हैं और वो जिस चक्कर में आए थे वो चक्कर शायद ना चल सकें क्योंकि 15 नवंबर को इनके खिलाफ जो केस है वो लग गया है जो तौहीन अदालत का था। तो जो हमारी भाई हैं जो फैसला करते हैं वो इनको भी बांध के रखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पहली तकरीर में जब कहा मीनार पाकिस्तान पे जो रेंट किया हुआ जलसा था उसमें जज्बाती हो के इन्होंने कह दिया कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं रो रो के आंसू बहा बहा के अगर मेरे साथ ज्यादती हुई, तो वो उनकी जो रेड नीडल जो है वो हिल गई है हमारे भाइयों की, वो इनसे ऑलरेडी खौफजदा मेरे ख्याल से हो गए हैं। तो वो जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। फैसल साहब, पॉइंट आ गया सर। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के